देखो, जो आज का लेक्चर है उसमें ਆਪਾਂ 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे। किसी भी चीज़ की परसेंटेज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, उसको बेसिक लेवल से थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके चलते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और लास्ट में परसेंटेज यील्ड बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे स्टिक्योमेट्री को आप कैसे सेट करोगे। तो सबसे पहला टॉपिक लिखे, टॉपिक नंबर 1। सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में चीज़ों को करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। टॉपिक नंबर 1 का नाम है, प्यारे बच्चों लिखो, क्या लिखते हैं आप? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज जब भी बच्चों आप लोगों को कैलकुलेट करना है, आप लोगों को जनरली क्या पूछा जाता है? आपके पास कोई कंपाउंड होता है, ध्यान से सुनना, कंपाउंड कोई भी हो सकता है, से वो XYZ एलिमेंट से मिलके बना होगा, XYZ एलिमेंट से मिलके बना होगा। तो अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी, मान लो मैं परसेंटेज Y की कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और परसेंटेज कैलकुलेट करने का रूट होता है कि आप बाय मास में कैलकुलेट करना चाह रहे हो या बाय वॉल्यूम में कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप परसेंटेज अभी बाय मास में कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? तो परसेंटेज ऑफ Y बाय मास अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये यूनिवर्सल अप्लाइड फॉर्मूला है। जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास, उसको बोलेंगे मास ऑफ Y, डिवाइडेड बाय जो आपको पूरा कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू 100। देखने में सिंपल ही लगता है, बट जब आप क्वेश्चन करते हो आपसे अप्लाई नहीं होता, पता नहीं क्यों। है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है XYZ है, अगर Y का परसेंटेज निकालना है तो Y का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। आप इजीली वे में क्या कैलकुलेट कर लोगे? परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। ओके सर, अब यहाँ पे एक चीज मेरे को और स्पेसिफिक कर देनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मास ऑफ Y लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको X का एटम भी 1 नजर आ रहा है, Y का एटम भी 1 नजर आ रहा है, Z का एटम भी 1 नजर आ रहा है, तो आपने जनरली मास ऑफ Y लिख दिया। अगर Y के एटम ज्यादा होते तो हमें टोटल मास ऑफ Y लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? टोटल मास ऑफ Y। तो अब यहाँ पे भी शायद ऐड कर लीजिए, इसको बोलना चाहिए हमें टोटल मास ऑफ Y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कवर कर देता हूँ। कैलकुलेशन मोड पे मैं नहीं जाऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस मैं फिर आगे बढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दिया, से Na2CO3, और मैंने क्वांटिटी कोई अवेलेबल नहीं कराई आप लोगों को, कितने ग्राम है, कितना है, मैंने कुछ नहीं दिया। पहली टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी कंपाउंड है, आपको उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो करेक्ट। अगर आप बात करेंगे एटॉमिक मास, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं मैं एक ही दम से लेवल उठा दूंगा और आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी। एक एक करके पूरे लेवल वाइज क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास मेरे को पता होना चाहिए। सोडियम का याद है आप लोगों को 23U, और कार्बन का कितना होता है? 12U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। ये आपको डाटा आना चाहिए, नहीं याद है तो लर्न कर लीजिए। अगर मैं अब आपको बताऊं कि मैंने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट करना है सोडियम, तो पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? बोलो, टोटल मास ऑफ, सही पकड़ा, टोटल मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय क्या बोलना चाहिए मेरे को? टोटल मास ऑफ, ऐसे टोटल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ क्या लिखना चाहिए मेरे को? कंपाउंड, इनटू क्या कर दूं हम लोग? 100 कर दें। गॉट इट? तो टोटल मास कंपाउंड आप सभी को ऐड करके देख सकते हो, बट टोटल मास ऑफ सोडियम कितना आंसर आएगा? वैसे ट्राई करो। 23 इंटू क्या आ जाएगा? 2। वैल्यू पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप। नीचे कितना आ जाएगा? 23 इंटू 2, इसका आ गया। कार्बन का कितना आ गया आपके पास? 12, और 16 इंटू कितना आ गया? 3। सॉल्व करके इंटू क्या कर दिया? 100। आप इजीली फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर सकते हो परसेंटेज ऑफ सोडियम। छोटा सा फॉर्मूला था, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दी कंपाउंड इंटू क्या करना होता है? 100 करना होता है। करेक्ट हो गया। चलिए, अब आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताना चाहता हूं, उसको भी ध्यान से समझ लेना आप लोगों ने। देखो, हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निकल टर्म रहती है, उसको भी मैं क्वेश्चन की फॉरवर्ड में आप लोगों को सिखा देता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट है। कई बार आपसे ना जर्नल फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या रहता है, मैं एक क्वेश्चन की टर्म ही आप लोगों को बता देता हूं। कहता है मेरे पास ना 120 ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लो जी,
वो क्वांटिटी बेस खेल के आपसे परसेंटेज निकलवाएगा, क्वांटिटी बेस खेल कर आपसे परसेंटेज निकलवाएगा। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करा बट उसका मास देगा, कितना देगा 120 ग्राम। उसके अंदर 3 कहता है इट गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पता नहीं कौन था, बट उसने कितनी CO2 दी हमें 330 ग्राम हमें क्या अवेलेबल करा गया CO2। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ। लो जी, अब कई बच्चे अब क्या समझेंगे कि कहेंगे, अब पहला बच्चा सोचता कैसे, बच्चा कहता है सर इसमें तो क्वांटिटी मेरे को अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालूं। अगर मैं परसेंटेज C की निकालना चाहता था, उसके लिए मेरे को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता तो मैं उससे डायरेक्ट निकाल लेता, टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या कर देता, मैं 100 कर देता, आंसर आ जाता। ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या है, आपको C का मास ही नहीं पता है, तो C का मास आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, CO2 की हेल्प से। किसकी हेल्प से, देखो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको आपने ऑक्सीडाइज करा, क्या करा, बट उसने हमें सारा का सारा क्या दिया, यहाँ पे CO2 दिया। कुछ और साइड प्रोडक्ट भी दिए होंगे बट उसने क्वेश्चन में हमें अवेयरनेस नहीं दी इसकी। तो आपका मेन कंसर्न क्या था कि आप इस CO2 से C कैलकुलेट कर लो। दोबारा बोल रहा हूं, आप CO2 से क्या कैलकुलेट कर लो, C कैलकुलेट कर लो। इसको आप वाया यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। CO2 का टोटल मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44, कितना होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, आपने कहना था 44 ग्राम ऑफ CO2 से कितना C मिलता है, गिव्स। कार्बन का मास कितना होता है इसमें 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 32 हो गया। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 गिव्स कितना देगा हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या आपको ये बात मुश्किल लगी या आसान है, बिल्कुल आसान है। तो आपके पास अगर 44 में 12 ग्राम दे रहा है तो 1 ग्राम में कितना देगा 12/44, 12/44। आपको किस में कैलकुलेट करना है 330 ग्राम में। तो 330 ग्राम में कितना आ गया 12/44 इंटू 330, कितना आंसर आ गया 90 ग्राम। आपने इसमें से आंसर निकाल दिया 90 ग्राम मेरे पास क्या आ चुका है, बोलो कार्बन। बात समझ आ गई नहीं आई, 90 ग्राम कार्बन आ गया। अब मेरे को बताओ, अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज कार्बन की निकालनी है तो आपको क्या बोलना चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब बताओ क्या होगा, टोटल मास ऑफ कार्बन, उसको शॉर्ट में लिख देता है टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या आएगा, करेक्ट। हो गया ना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने एटॉमिक मास का सहारा लेके परसेंटेज को कैलकुलेट कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन में वो जानबूझ के कंपाउंड से कोई ऐसी चीज बनाता है जिससे एलिमेंट का मास आप खुद बे खुद कैलकुलेट कर पाओ। फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन, जैसे कि आपने इसमें कार्बन का एलिमेंट का मास कितना निकाल दिया 90 ग्राम, इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है 90 ग्राम है। ओके हो गया, तो 90 ग्राम कार्बन हो गया, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था 120 इंटू क्या हो गया 100, जो भी क्वेश्चन में आएगा 70, करेक्ट आंसर। अब जब बच्चे को नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है वो खाड़ देता है, जब ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो काफी टाइम ले लेता है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अब अच्छे से समझ आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन सेम टू सेम अप्लाई करते हैं, आप फटाफट साथ में करना, कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले फोकस कर लो, कैलकुलेशन रैंडमली मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बट इस बार मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन में 120 ग्राम फिर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 120 ग्राम क्या है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बार वो मेरे को दे रहा है गिव्स 270 ग्राम ऑफ पानी, बाकी साइड प्रोडक्ट दे रहा है बट उसने मेंशन नहीं करा। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करो।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। अब सेम रूट हम लोग फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे सर? हाइड्रोजन मेरे को मिलेगा कहां से? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो मैं उससे कैसे कैलकुलेट करूं? तो मैं किससे कैलकुलेट करूंगा? वाटर की हेल्प से। तो इसको ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते तो ऐसे करके लिख लिया करो। H2O गिव राइज टू 2H। तो पानी का जो मास होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम से कितना देगा वो हमें? 2 ग्राम ऑफ। तो 18 ग्राम पानी है, 2 ग्राम मेरे पास H आ गया। इज इट ओके? मेरे पास बट पानी है कितना है? 270। तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा? 2/18। और मेरे को किस में निकालना है? 270 ग्राम में। तो 2/18 इंटू 270। अब बताओ कितना आंसर आएगा? 30 ग्राम H आ गया। 30 ग्राम H आ गया। अब आपको क्या लगाना है? परसेंटेज ऑफ क्या लगाना है? बोलो H। सर फॉर्मूला परसेंटेज का कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। टोटल मास ऑफ H डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। अब मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं। तो टोटल मास ऑफ H कितना आ गया? 30। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है? इनटू कितना आ गया? कितना परसेंट आंसर आएगा? 25%। और जैसा कि मैं देख रहा हूं ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है जेई में। 2000 जेई शिफ्ट 1 है, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्लियर है? तो बहुत क्वेश्चन सही आते हैं, बट यह है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो ये टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताना चाहता हूं, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और आता है। कई बार अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोलूं तो आपको कैसे सिस्टम को हैंडल करना है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है, कहता है कि मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है। दोबारा बोलो, क्या है मेरे पास? सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सल्यूट और एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। 100 ग्राम क्या है मेरे पास? सोल्यूशन है। वो बोलता है इसके अंदर, जानबूझ के मैंने 100 ग्राम लिया कि आपको एक बार अवेयरनेस हो पाए। वो आपसे बोलता है कि 20% बाय मास इसके अंदर सल्यूट है। क्या इसके अंदर? सल्यूट है ना? तो आपसे पूछता है मास ऑफ सल्यूट कितना होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो। आपको ये परसेंटेज को इसके ऊपर क्या कर देना है? डायरेक्ट अप्लाई कर देना। तो मास ऑफ सल्यूट, अभी देखना अगला क्वेश्चन कैसे देता हूं। मास ऑफ सल्यूट 100 इंटू क्या कर दिया मैंने? सर ये तो सीधा ही आ जाता है। यस सर, क्योंकि 100 में 20% है। परसेंट का मतलब ये होता है 100 में कितने पार्ट्स अवेलेबल है। तो 100 में 20 है, तो इसका मतलब 20 ग्राम सल्यूट था। हो गया। 20 ग्राम क्या था? सल्यूट था। मतलब मेरा ये कंसर्न है कि जो भी परसेंटेज जिसकी दी होती है आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो? अप्लाई भी कर सकते हो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे कर दिया, मैंने बोला मेरे पास है 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और जिसके अंदर 15% सल्यूट है। 15% क्या है? सल्यूट है। तो मास ऑफ सल्यूट निकालो। अब बच्चा दो तरीके से इसको हैंडल करता है। जो थोड़ा नॉर्मल वाला बच्चा होता है जिसकी स्टार्टिंग हुई होती है परसेंटेज पे, वो क्या करता है कि अच्छा उसको परसेंटेज वाला फॉर्मूला आता है कि परसेंटेज ऑफ सल्यूट, क्योंकि आपको गिवन थी, वो क्या करता है परसेंटेज ऑफ सल्यूट। और परसेंटेज सल्यूट का फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करोगे? बोलो, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू क्या कर दोगे? करेक्ट। तो जब आपकी स्टार्टिंग हुई होती है तो आप ऐसे ऐसे करते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज कितनी दे रहा था आपके पास? 15। जब परसेंटेज, कई बच्चे यहां पे एक और गलती करते हैं,
ये परसेंटेज के नीचे इधर भी 100 लगा देते हैं और इधर भी 100 लगा देते हैं। है माइनर सी चीज है, बट आंसर में 0.00 के आंसर में आप डिफरेंशिएट कर देते हो खुद बे खुद। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक कर दिया मैंने। ऐसी मिस्टेक क्यों करते हो ना आप लोग। तो परसेंटेज अगर 100 आपने लगा दिया तो इसको खोलने की जरूरत नहीं होती। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपको फाइंड करना था 3x। सोल्यूशन का मास कितना दे गया, इनटू क्या हो गया, सॉल्व करके बच्चा ऐसे करता है स्टार्टिंग वाला, तो कितना आंसर आ गया। तो अगर आप इसको सीधा ही लगा देते, तो मैंने आपको सीधा ही क्या बोला, शॉर्टकट में आप क्या सोचते हो, आपका माइंड क्या सोचता है कि 400 ग्राम में 15% सॉल्यूट है। तो आप मास ऑफ सॉल्यूट को सीधा ही कैसे सोचते हो माइंड में कि मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो 400 के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दो। आया तो ये फॉर्मूला सही है, अच्छा समझ आ गया आप लोगों को, क्योंकि इसको समझाने का मेन पर्पस था ये वाला क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट आपको खुद पे खुद ट्राई करना है। ध्यान से समझो, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बस खत्म होने वाला है। देखो आपके पास है, अब ये क्वेश्चन के लिए आपको सारे रूट्स सिखा दिए गए। ये था कंपोनेंट 1, ये था कंपोनेंट 2। ध्यान से सुनना, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 में आपको ये ऐसे बोल रहा है 25% ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब ये बात अंडरस्टूड है, 25% ऑफ सोल्यूट, या मैं मेंशन कर देता 25% ऑफ सोल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एक सैंपल ये दे गया, दूसरा सैंपल ये देगा मेरे को 40% ऑफ सोल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूट था वो सेम था, बट उसकी परसेंटेज दोनों में क्या थी, डिफरेंट थी। मेरा पॉइंट को समझना, सोल्यूट अलग अलग नहीं है। मान लो शुगर है, इसके अंदर 25% प्रेजेंट थी 300 ग्राम में, इसके अंदर 40% प्रेजेंट थी 500 ग्राम में। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन दी मिक्सचर। अब बच्चा यहां पे आके फंस जाता है। मिक्सचर का मतलब आपने दोनों सैंपल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मतलब कंपोनेंट 1 वाला सोल्यूशन, अब यहाँ पे एक सोल्यूशन था, ये दूसरा सोल्यूशन था। जब मैंने मिक्स किया तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ दो सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 1 एंड सोल्यूशन नंबर 2। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बस एक ध्यान रखना था कि इसमें आप सोल्यूट कैलकुलेट कर लेते। क्या कैलकुलेट कर लेते, सोल्यूट। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा इसमें, 300 इंटू डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दिया करो। कितना आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? मैं तो बिल्कुल आराम से कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कंपोनेंट को मिक्स किया, मैंने तो चेक करना अंदर सोल्यूट टोटल कितना है बस। इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी आ रही थी, बोलो 75 ग्राम। इसमें चेक करते हैं कितनी आएगी, 500 के ऊपर क्या लगाऊं, 40/100 कितना आ गया, 200 ग्राम आ गया। तो ये भी सोल्यूट आ गया, ये भी सोल्यूट आ गया। अगर आपने परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द मिक्सचर कैलकुलेट करना था तो इसका आंसर आएगा टोटल मास ऑफ सोल्यूट। बोलो नीचे क्या आएगा बताओ, 800। कितना आएगा, क्योंकि नीचे तो सोल्यूशन आता है, तो सोल्यूशन नीचे कितना था, 300 इसका था, 500 इसका था, इनटू 100 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट आंसर आ रहा है, 55%। कैलकुलेशन ध्यान से करें, चलो इसको छोड़ दीजिए, बस कैलकुलेशन अपने एंड पे करें। कितना आ रहा है, 34.3। अब ये 37 आ रहा है, ठीक है। चलिए बताओ, परसेंटेज वाला टर्म क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को डिलीवर कर देता हूं। हमेशा ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, बात ना करें, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C500। कोई ऐसा फॉर्मूला दे दिया मैंने, C
500, H मैंने दे दिया 1000 और आपको दे गया एटॉमिक मास ऑफ C 12 है, U है। तो आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज को फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर देने की कोशिश करें कि कैसे निकालोगे। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करेगा, आपको एक साथ में टेक्निक भी बता देता हूँ, तो आपको समझ लेनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला लगा रहे हो, बस ऐसे लगा रहे हो। परसेंटेज ऑफ कार्बन का आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टोटल मास ऑफ कार्बन। क्या बोलोगे, टोटल मास ऑफ, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ, क्या लिखोगे। थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी सी नहीं लग रही है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो इसमें, टोटल मास ऑफ कार्बन कितना ले रहे हो, 12 इंटू 500 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 500 प्लस कितना आ गया, इंटू क्या आ गया, कितना आंसर निकाल रहे हो वैसे, 85 राउंड ऑफ कर देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ों का IQ आप अगर आपका अच्छा है तो आप एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। वैसे तो मैंने जानबूझ के इजी कैलकुलेशन दी कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख देता 275 और यहाँ पे मास भी कोई और दे देता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, परेशानी हो जाती। इसमें शॉर्टकट क्या अप्लाई करोगे, ये आपको दिखना चाहिए। अगर आपको लगे सर ये कॉमन नंबर है, इसमें से नंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप काट भी सकते हो परसेंटेज के लिए। तो इसको 500 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल के आएगा बोलो, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये इसका मैंने क्या बना लिया, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, तो जो परसेंटेज एम्पिरिकल फॉर्मूला में होती है वही परसेंटेज कंपाउंड में होती है, बस इस बात का ध्यान रखना। चेक करके देख लेते हैं आता भी है या ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना था और नीचे कितना आ गया, इंटू कितना आ गया, कुछ आ रहा है या अलग ही आ रहा है, सही आ रहा है, तो आप सही कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो कभी भी किसी फॉर्मूले में, कई बार मैं जानबूझ के आपको बहुत लंबा लंबा वाला फॉर्मूला दे दूंगा और उसमें से एक ही कॉन्सेप्ट होगा, वो सारा नंबर जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आप काट देना और उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बना देना। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूले में कार्बन की परसेंटेज आएगी वही इसमें ही रहेगी, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूले की परसेंटेज क्या होती है, सेम होती है। ये आपको नोट करके लिख लेना, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर होता है। चलिए, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन EF इज इक्वल टू MF। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आपका रहता है स्टिक्योमेट्रिक बेस्ड। इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, जब भी आप स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो इसमें मैं जर्नल इक्वेशन आपके सामने एक बार रख देता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये रखा, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। ये क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस, आवाज नहीं है, क्या लिखा, अगला क्या लिखा मैंने, गिव राइज टू। पहली चीज, जब भी आपने स्टिक्योमेट्रिक अप्लाई करना है, जब भी आपने स्टिक्योमेट्रिक क्या करना है, अप्लाई करना है, आपको इक्वेशन क्या चाहिए, मेरे साथ बोलो क्या चाहिए। अगर प्यारे बच्चों इक्वेशन बैलेंस्ड है तभी ये स्टिक्योमेट्रिक लगा सकते हो। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो ये आप स्टिक्योमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल रूट को पहले समझने के लिए आप इक्वेशन को ऑलरेडी बैलेंस करके कर चुके हैं। फिर मैंने आपको आगे ही बताया, ये जो टर्म होती है इसको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 3 लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है।
इसके लिए सिर्फ मेरे को इक्वेशन गिवन है, मेरे को क्वेश्चन में कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, अभी क्वेश्चन है ही नहीं है, मैंने क्या दिया, अभी आपको इक्वेशन दी। तो अब इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो पहले तो वो सोचो। आप इस इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि अगर आप इसको मोल की भाषा में खोलना चाहते हो, तो मोल की भाषा में जब आप खोल रहे हो तो इक्वेशन में इसके मोल कितने दिखाई दे रहे हैं बोलो, इसके और इसके। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म होगी, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ एक करके इसका कितने मोल दे रहे हैं, 2 मोल। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मोल की टर्म में ऑलरेडी इक्वेशन दे रहा है। क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको हिंट देता है, आपको चूज करना है, आपको पकड़ना क्या है। सेकेंड, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मास में खोलना चाहते हो तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 इंटू 2 कितना हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आप ही ने सॉल्व करने हैं, इजी कैलकुलेशन वाले दूंगा मैं। 28 और इसका मास कितना हो गया और इसका कितना हो गया, 17 इंटू 2 कितना हो गया। वैसे भी इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलते हैं, 28 प्लस 6 34। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। बच्चा कई बार पूछता है सर 1 + 3 4 होना चाहिए था, मोल नहीं होता कंजर्व, कौन होता है, मास होता है। अगर इसका अगला स्टेप है कि मैं सर इसको वॉल्यूम में लिखना चाहता हूँ, किस में लिखना चाहता हूँ मैं, वॉल्यूम अंडर कौन सी कंडीशन पे लिख रहा हूँ बोलो, एनटीपी, किस पे, एनटीपी पे लिख रहा हूँ। और आपने पढ़ा हुआ है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। दोबारा बोलो, एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, 22. तो आप इसको लिख सकते हो ये 1 मोल है, इसका मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो आंसर कितना आएगा 22.4 लीटर। ये कितना कर रही होगी 3 इंटू 22.4 लीटर। ये कितना कर रही होगी 2 इंटू 4 लीटर। ये भी आइडिया हो गया आप लोगों को। अब आपको वो मास से मास पूछे, मोल टू मास पूछे, वॉल्यूम टू मोल पूछे, जो चीज पूछे, क्योंकि एक चीज वो गिवन देगा और एक चीज वो आपसे पूछेगा, तो आपने जो चीज गिवन है उसी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड डाटा लिख लेना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा। क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डाटा। क्लियर हो गया। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने मैं बताना क्या चाह रहा हूं। कई बार क्वेश्चन सीधा आता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सीधा आता है, व्हाट मोल ऑफ NH3 formed in given equation from 20 moles of N2. 20 moles of N2. What moles of ammonia formed in given equation from 20 moles of N2? ध्यान से सुनो। अब आपने इक्वेशन, आपको मैंने ये दे दी, अभी आप एक ही इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। अभी मोल टू मोल पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना है रिएक्टेंट में एक चीजें हैं या दो चीजें हैं, बट क्वेश्चन में हमें कितनी चीज अवेलेबल करा के जा रहा है, एक। हमें इसको स्टैंडर्ड में लिखना है, इसका 1 मोल, इसके कितने मोल देके जा रहा था, 2 मोल। क्या क्वेश्चन ने हाइड्रोजन की बात करी, नहीं करी। अगर नहीं करी तो हम ये अज्यूम करते हैं ये सिस्टम में बहुत सारा क्या पड़ा होगा, एक्सेस। अगर वो बात नहीं करेगा तो आप इसको क्या मान के चलते हैं, एक्सेस मान के चलते हैं। इसका मतलब अगर ये एक्सेस है तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हिंट देके जा रहा था इस चीज को, वो क्या लेके चलना है आप लोगों ने, LR। क्या लेके चलना है, LR का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट 2 में से सिर्फ एक ही दे और दूसरा ना दे तो यू अज्यूम कि दूसरा एक्सेस में पड़ा हुआ है। ओके, तो जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है, इजी वे में जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है वो किससे आती है, LR से आती है। किससे आती है, तो आपने डाटा को कैसे खोलना है, 1 मोल ऑफ NO2 हमें क्या देके जाएगा, आंसर आएगा 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मेरे पास कितने मोल में पूछ रहा है, तो सीधे ही आ गया, तो कितना आंसर आएगा 20 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 40 मोल्स ऑफ NH3। क्या आंसर आ गया, 40 मोल्स ऑफ NH3। अब क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको रिएक्टेंट की दोनों क्वांटिटी को अवेलेबल करवाऊंगा। उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट LR।
तो ये पहले पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, अगर दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन हो, यू फर्स्ट फाइंड LR। ये मेमोरी में जाना चाहिए। बच्चे दोनों क्वांटिटी दी होती है, वो LR निकालते नहीं, सीधा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। पकड़ो, क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। पकड़ के चले, क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत छोटी सी बात है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो इसको सबसे बढ़िया इजी तरीका है फाइंड करने का। ये कहता है हमें निकालनी होती है रेशो। क्या निकालनी होती है? रेशो। रेशो किसकी? मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट A था, एक रिएक्टेंट B था, और ये कुछ प्रोडक्ट था। एक A था और एक क्या था? B था, और मेरे पास क्या था? प्रोडक्ट था। इसके आगे मैंने मोल्स लिख दिए से X, इसके आगे लिख दिए इसके Y, जो कि इक्वेशन में गिवन होंगे। हमें रेशो किसकी निकालनी होती है? क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है। सबसे पहले मेरे को रेशो निकालनी है फॉर A के लिए, फिर किसके लिए काम करना मेरे को? फॉर B के लिए। तो रेशो मेरे को फॉर A के लिए क्या निकालनी होती है? वो क्वेश्चन कहता है कि मेरे को पता होना चाहिए इसके गिवन मोल, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। क्या पता होना चाहिए मेरे को? डिवाइडेड बाय मेरे को पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में SC में लिख दूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमें रेशो निकालनी है। पहले बोलो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको को क्या निकालनी? बोलो किसकी निकालनी है? क्वेश्चन में गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्लियर हो गया? तो जिसकी रेशो मिनिमम आएगी, जिसकी रेशो क्या आएगी? मैं A के लिए भी काम करूंगा, मैं किसके लिए काम करूंगा? B के लिए भी। जिसकी रेशो मिनिमम आएगी उसको मैं क्या कहलाऊंगा? अगर मेरे पास LR आ गया, उससे मैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दूंगा। अब जब बच्चे को मोल वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आसानी से कर लेता है। जब क्वेश्चन में मास आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, उसको ढूंढने में दिक्कत आ जाती है, उसको भी सेट कर देते हैं। कैसे? देखो मान लो आपके पास मैंने फिर सेम ही क्वेश्चन यूज करा, से N2 इसमें बच्चा गलती कहां पे कर रहा है? क्वेश्चन आता है ऐसे करके 10 मोल्स ऑफ N2, 20 मोल्स ऑफ H2। आपसे पूछा जाता है फाइंड LR। पहले तो LR के ऊपर फोकस करें। आपने काम क्या करना है? आपने काम करना है, आपके पास पहले नाइट्रोजन के लिए आपको रेशो निकालनी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। रेशो का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नाइट्रोजन के लिए गिवन मोल कितने हैं? 10, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। फिर मैं बात करूंगा किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। गिवन मोल कितने हैं? डिवाइडेड बाय सॉल्व, बिना देखे भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा? 6 पॉइंट, और ये वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम आ रही। दोनों को कंपेयर करो, हो गया। जिसको कंपेयर कर लिया उससे क्या फाइंड हो जाएगा? अब LR। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया? LR। तो दिस इज LR। अगर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है तो नाइट्रोजन से नहीं करनी है, अब किससे करनी है आप लोगों ने? हाइड्रोजन से करनी है। किससे करनी है? हाइड्रोजन से करनी है। बात समझ आ गई? पक्की बात है। एक कॉन्सेप्ट मैं और दे देता हूं, सेम क्वेश्चन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 2NH3। इस बार वो क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है? इफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चा गलती कहां पे करता है? फाइंड LR।
अब ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, आपको अगर ये मास गिवन है ना, सबसे पहले आप इसके मोल निकाल लो। दोबारा बोलो, क्या निकाल लो? तो मोल, आधे बच्चे कहते हैं सर मोल निकालने की जरूरत क्या है? मैं कि क्यों होया? कहना मोल तो गिवन ही इसके 1 और 3 है। अरे वो तो स्टैंडर्ड डाटा में, वो तो कभी चेंज ही नहीं होने। इसका मतलब तो कोई भी क्वेश्चन दे रहे तेरे मोल फिक्स थोड़ा रहेंगे, वो तो एक इक्वेशन में है कि कैसे ये आपस में रिएक्ट करते हैं। 1 के साथ हमेशा 3 ही रिएक्ट करेगा, बट अगर मैं नीचे 10 कर दूंगा तो ये 1 है, ये 3, अगर ये 10 हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30। अगर ये 20 हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60। तो उसके हिसाब से ये मोल आपस में क्या करते हैं? वेरी करते हैं, ये तो फिक्स रहेंगे। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, आपने बच्चों ने यहाँ पे दिक्कत करनी है। सबसे पहले आप मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालो, इसको जानबूझ के बोलो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी के लिए क्या बोलो? ऐसे करके। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोलो कितने आएंगे? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय, आंसर कितना आ गया इसका? 0.1 आ गया, मोल्स आ गए इसके। फिर मैं मोल किसके निकालूंगा? हाइड्रोजन के। अब बच्चा गलती क्या कर रहा है? वो हाइड्रोजन का जब मास लेता है वो कितना लेता है? 6। ये तो सही है। जब मॉलिक्यूलर मास लेता है वो कहता है 3 × 2 6। ना 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 ना, कोएफिशिएंट को तो लेना ही नहीं है, हाइड्रोजन को लेना है। तो यहाँ पे गलती कर गया, सारा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 पुट कर देंगे, 2 आ गया। तो 6/2 कितना आ गया आपके पास? 3। किसकी वैल्यू मिनिमम है? इसकी। इसका मतलब अभी हमने क्या निकाले? अभी मोल निकाले। क्या निकाले? अभी इतनी जल्दी भी मत करना फटाफट गड़बड़ करने की। मोल निकल गए, अब हमें क्या निकालना है? मिनिमम रेशियो। क्या निकालनी है? किसकी निकाल देते? गिवन मोल डिवाइडेड बाय, अब ये रेशियो निकालनी है गिवन मोल डिवाइडेड बाय क्या बोलना है? कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल कितने हैं इसके बोलो? 0.1। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? दिस इज फॉर किसके लिए निकाल दिया हम लोगों ने? नाइट्रोजन के लिए। अब किसके लिए निकालना है हमें? हाइड्रोजन के लिए। गिवन मोल कितने से इसके? 3। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? आंसर कितना आ गया? इसका 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? तो आंसर कितना आएगा? ये वाली चीज क्या हो जाएगी? और एलआर से किसकी प्रोडक्शन होती है? प्रोडक्ट की। कई बच्चों को लिमिटिंग रीजन समझ नहीं आता, तो आप एग्जांपल लेके सिखा देते हैं। जैसे क्लासरूम में भी आप एग्जांपल करते हैं, डिलीवरी होता है, डिलीवरी जो डिपेंड करती है वो रिएक्टेंट जो मिनिमम होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट जो मिनिमम होता है। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाता है, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर लिमिटिंग रीजन को समझना है तो उसके लिए एक जर्नल एग्जाम्पल, जितने भी यूट्यूबर है वो सारे के सारे यही देते हैं कि भाई एक कार थी, इसको बोलते हैं कार के जो 3 पार्ट में मैं उसको काम करूंगा। पहला पार्ट है उसका इंजन, दूसरा पार्ट है उसके टायर, और तीसरा पार्ट है उसका जो भी बॉडी पार्ट जो बच गया। आप खुद ही समझदार हो। मान लो इंजन की क्वांटिटी है मेरे पास 100, टायर में स्टपनी वाला नहीं दे रहा हूँ, 4 ही टायर दे रहा हूँ। कितने टायर दे रहा हूँ? 4 ही। चलो मान लो यार स्टपनी भी देनी चाहिए, खराब हो गया तो क्या करेगा? तो एक गाड़ी के लिए 5 टायर चाहिए। कितने चाहिए? 5। तो मेरे पास ये 1000 टायर अवेलेबल थे। बॉडी पार्ट मतलब जो बाकी कुछ बच गया वो सारा किसमें आ गया? बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट मेरे पास सिर्फ अभी 2 ही बनाई है, बाकी इंजीनियरिंग पिंड चले गए घूमने, आई नहीं वापस। अब कस्टमर खड़ा है, अब मैं आप बताओ ये सारा पार्ट रेडी है, इंजीनियरिंग को बोला काम करो, उन्होंने अपना काम करना शुरू करा। अब कस्टमर को मैक्सिमम कितनी कार आप डिलीवर कर सकते हो बोलो? बाकी टायर कहाँ गए? पड़े रहेंगे, सुटने थोड़ा है। बाकी इंजन कितने जाएंगे? पड़े रहेंगे। जो पिंडो आएंगे, बॉडी पार्ट बनाएंगे, फिर हो डिलीवरियां कर देंगे। बोलो हाँ या ना? तो ये तो वैसे भी समझ आ जाती है, बट जब बात क्वेश्चन पे आती है आपको कार वाली भाषा नहीं समझ आती। तो इसका मतलब पूरा जो चीज कम थी, अब बच्चों की और देखो, अब मैंने देखो, आप देखो किस हद तक सोच लेते हो। मैंने बोला जो चीज कम थी वो लिमिटिंग रीजन होगी। बच्चों ने इस पॉइंट को देखो कैसे सोचा। कम थी, दो कार की डिलीवरी होगी, ये तो आप आंसर पहुंच गए। मतलब जर्नल एग्जांपल में आप जल्दी से आंसर बता देते हो। अगला पार्ट, इसी पॉइंट में मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे करके, ये कौन है? दोबारा बोलो, कौन है? अब एक छोटा सा बच्चा था, उसको मैंने कार वाली एग्जांपल सिखा दी। मैंने कहा चल तेरे को ट्राई कराते हैं लिमिटिंग रीजन, तू कैसे फाइंड करेगा? कहता सर अब तो फट्टे चकरांगा। मैं कहा आ जा फिर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 2NH3, ठीक है, 2NH3, इज इट ओके?
क्वेश्चन में बोला इफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्या बोला 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दोबारा बोलो 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद क्वेश्चन बना देता हूं आपके फॉर्मेशन के लिए। एट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखा मैंने, सुनना, वो बच्चे ने क्या सोच लिया था, 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ, मैंने उसको बोला फाइंड एलआर, कहता सर मैं जीनियस हूं, क्या हूं, सीधे बोला, फटाफट उठा एकदम से, हाँ जी सर, मैं कहा यस, कहता सर हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट, मैं कहा कैसे, कहता सर अभी तो बोला जो कम होता है वो एलआर, जो कम होता है वो, उसने इसकी वैल्यू की नहीं, इसकी वैल्यू की नहीं, जो कम है उसको बता दिया, ऐसे थोड़ा बताओगे। इसका मतलब सबसे पहले आपने ऐसा कभी नहीं सोचना है, तभी मैंने बोला मैं जब एग्जांपल देता हूं बच्चा कहता है हाँ मजा आ गया एलआर, और जब क्वेश्चन देता हूं ऐसे हर क्वेश्चन में जो क्वांटिटी कम दिखती है उसी को वो एलआर बोलता रहता है। अब इसके लिए आपको पहले वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला मेथड, वैसे तो मैं ऑरली क्वेश्चन भी दे सकता हूं इसको, ये ऑरली कैसे हो सकता है, देखो आप माइंड में खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका स्टैंडर्ड मास कितना है, मेरे साथ बोलो, बोलो, इसका कितना है 6 ग्राम, कितना है, दोबारा से 28 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर मैं इसका डबल करूंगा तो कितना आएगा 56, कितना आएगा, ये इसको किसके साथ रिएक्ट होना पड़ेगा 12 ग्राम के लिए, इसका भी डबल करा तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, तो अगर 28 12 होता तो देयर इज नो एलआर, देयर इज नो, बात समझ आई। बट यहां पे क्वेश्चन में 12 की बजाय कितना दे रहा है वो, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, अब बताओ एलआर कौन होगा, गलती से मैच हो गया, ठीक है। तो आपको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो, चाहे आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, जैसे मर्जी कर लो, बट ऐसे सोचना नहीं है डायरेक्ट। कई बार अब मेरे को वो डाटा ऐसे लेके आना पड़ेगा जिसपे वो फुलफिल ना हो, बट एज पर रिक्वायरमेंट आपको हमेशा चेक करना है कि या तो सबसे इजी टेक्निक क्या है, आप क्या चेक करो, मिनिमम जो मोल और स्टिक्योमेट्रिक का रेशियो देख लो, जिसका मिनिमम आ रहा है वो क्या हो रहा है, एलआर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, कितने आ गए 56 बाय कितने मोल्स आ गए 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, कितने आ गए 8/2, कितने आ गए 4, फिर गिवन मोल कितने आ गए 2 बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इधर कितना आ गया 4/3, इसका आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो बाय डिफॉल्ट तो आंसर आ ही गया, बच्चा खुश था, एमी सर मेरे को डांट दिया आपने, मेरा आंसर तो सही था, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं है, ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट आ गया सही, ऐसे करना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट और दे रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे लिमिटिंग रीजन वाले। क्वेश्चन दे रहा हूं, एक चीज और सिखा देता हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन में ए आए बी आए सी है, मैंने ए के आगे 2 कर दिया, सी के आगे 3 कर दिया, और इधर 5D कर दिया, समझ गए, बोलो इसको क्या बोलते थे, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, बी का, सी का, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन है, इफ 10 मोल्स ए के हैं, 5 मोल्स बी के हैं, 15 मोल सी के हैं, फाइंड एलआर। कौन सा मेथड लगाएंगे, गिवन मोल डिवाइडेड बाय, बोलो गिवन मोल डिवाइडेड बाय, सबसे पहला काम किसके ऊपर करेंगे, बोलो ए के ऊपर, तो ए के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, गिवन मोल 10 है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर बी के ऊपर काम करेंगे गिवन मोल 5 स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर सी के ऊपर काम करेंगे गिवन मोल डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करा कितना आंसर आ गया 5, इसको सॉल्व करा और इसका 10, सबसे कम किसके हैं, इसका मतलब बी क्या हो गया आपके पास, वेरी सिंपल।
अब जब भी प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, तो वो LR के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, LR के ऊपर। या आपको ये बताना है जो एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, वो भी LR के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, LR के ऊपर। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए एक और क्वेश्चन देखें, फिर एक और वैरायटी दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन में है इफ 5 मोल ए के हैं, सुनना 5 मोल किसके हैं, ए के हैं, एंड 20 मोल बी के हैं। क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ रहा है आप लोगों से। पहली चीज क्या फाइंड करो, LR फाइंड करो। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है मोल्स ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे। सुनो, वैसे तो LR ढूंढो क्या होगा, पहले A के लिए काम करते हैं। A के लिए बोलो गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। B के लिए काम करो, बोलो क्या आएगा 20 बाय दिस 6 पॉइंट, ये मिनिमम आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, LR आ गया। तो लिमिटिंग रीजन आ गया बच्चों A। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म वो LR पे डिपेंड करेंगे। एक से कितने मिल रहे हैं बोलो, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया करो, 1A से 2C मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। कंपटीशन के लिए बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता है, फास्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। आप कई बच्चे में कैलकुलेशन देखता होता हूँ बड़े मजे से लगे होते हैं, जैसे सरकार ने पूरा दिन दिया आप लोगों को। ऐसे लिखेंगे 1A से 2A, अब ऐसे लिखेंगे 5 को भी ऐसे साफ साफ, 5 साफ फिर भी नहीं बना, तो 5 × 2 कितना हो गया 10C। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगला है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, अब इसका मतलब मेरे को इनको आपस में ही कंपीट कराना पड़ेगा। जो LR होता है उसको लेफ्ट पे रखो, किस पे रखो, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे A को रखूंगा, तो क्वेश्चन क्या है थर्ड पार्ट में, 1A से कितना रेक्ट कर रहा था बोलो 3B, तो 5 से कितना रेक्ट करेगा 15B। जो आगे B के हमेशा इस मोल में से जो क्वेश्चन वाले जो मोल होंगे ना, कितने मोल गिवन है 20, तो आपने कहना है लेफ्ट जो क्वेश्चन में मोल होंगे और जो आपका कैलकुलेशन करके आएंगे, तो 20 माइनस क्या बोलोगे 15, आंसर क्या आ जाएगा 5 मोल्स B के बच जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। देखो कई बार मैं बच्चों को मजाक करता हूँ, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में वो क्वेश्चन का फॉर्मेट यूज करता है। क्वेश्चन कैसे रहता है, सुनना, ये मैंने लिख दिया A, क्या लिख दिया इसको ऊपर लिख दिया मैंने 90% प्योर है। A क्या है, प्योर है। इसका मतलब इसके अंदर 10% क्या है, मिट्टी है, ऐसे बोला करो 10% क्या है, मिट्टी है। अच्छा, इसने दिए B एंड C मोल हीट करने पे, ध्यान से सुन लो। A जो कि 90% प्योर लेवल पे काम कर रहा था, उसने क्या दिया हमें B एंड C दिया। सीधा क्वेश्चन आता है, इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं लिख देता हूं, इसके आगे 2 बना देता हूं, इसके आगे 3, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको गिवन है, मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके नीचे एक लाइन लिख रहा है, कहता है कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड, सुनना, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ
इफ 20 moles of A is heated, बस इसमें कंसर्न मेरा ये था कि जो क्वांटिटी गिवन होगी उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना। उसने कितनों को हीट किया? 20 को हीट किया। 20 मोल को हीट करने का मतलब उसने बी और सी आया, बी और सी प्योर ए से आएगा,